हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CAB IT विथ मी में। आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 9, जो मॉड्यूल सी का यूनिट 9 है, जिसका नाम है बैंकिंग सॉफ्टवेयर। चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या पढ़ते हैं वो आज हम देखेंगे कि बैंक में जितने सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनका यूज़ क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, वो सब हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव से देखते हैं पहले। दिस यूनिट एड्रेस द, क्या क्या बताएगी ये यूनिट, देखते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग सॉफ्टवेयर, बैंकिंग सॉफ्टवेयर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड सम नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस एंड द फीचर्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट्स। जो हमारे फीचर्स हैं ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट्स के वो देखेंगे, और कौन कौन से नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जो यूज़ किए जाते हैं। नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनका यूज़ हमें किया जाता है जब हम नेटवर्क के थ्रू हम कोई चीज़ एक्सेस करते हैं, तो वो एप्लीकेशंस ही हमें जो है कनेक्शन या कम्युनिकेशंस इस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो वो इसलिए वो एप्लीकेशंस नेटवर्क बेस्ड कहलाते हैं। और ऑनलाइन बैंकिंग हम किस वेबसाइट कैसे करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, वो सब हम आज इसमें समझेंगे। और अगला ऑब्जेक्टिव इसका क्या है वो देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वेरियस क्लियरिंग सिस्टम। हम जो जितने भी क्लियरिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए वो कौन कौन से हैं, और कार्ड सिस्टम्स के लिए वो क्या क्या है, वो सारा इसमें देखेंगे। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, जो हम बिजनेस करते हैं, जैसे कोई शॉप हो गया, जो भी लेन देन है, एक पैसे लेने और सामान देना, गुड्स बेचना, उसके बदले पैसे देना, तो वो जब हम फिजिकली करते हैं किसी लोकेशंस पे तो कॉमर्स कहलाता है। लेकिन जब हम बिजनेस कहलाता है जब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो वो ई कॉमर्स हो जाता है। तो वो सब हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा बैंकिंग सॉफ्टवेयर। बैंकिंग सॉफ्टवेयर हैं क्या क्या, बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है वो देखेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ए बैंक इज सपोर्टेड आइदर बाय डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और बाय इंटीग्रेटेड बैंकिंग सॉफ्टवेयर। जो बैंकिंग में इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब आईटी अपना जो है वो यूज होता है बैंक में। कैसे सपोर्ट करता है, बैंक में कैसे सपोर्ट करता है, आइदर बाय डिफरेंट एप्लीकेशंस। उसके लिए यूज कैसे होता है, सॉफ्टवेयर। पहले हम बैंकों में मैनुअली काम करते थे, जब हम उसको नेटवर्किंग के थ्रू, सीबीएस के थ्रू करने लगे, तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू होता है। उसके लिए हमें कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट रीड करना है तो पीडीएफ रीडर हो गया, एक्सेल पे कैलकुलेशन करना है तो एक्सेल पे हम करते हैं। ऐसे ही हमें अपना सीवीएस ओपन करना है तो उसका भी एक सॉफ्टवेयर है। सबके यहाँ अलग अलग है, किसी के यहाँ फ्लक्स क्यूब है, किसी के यहाँ फिनिकल है। इस तरह अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, और वो इंटीग्रेटेड बैंकिंग सॉफ्टवेयर, बैंक वो मतलब उसी में वो सॉफ्टवेयर सारे, कई सारे सॉफ्टवेयर उसी में इंटीग्रेट होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। इंटीग्रेट का मतलब एक कई चीज़ों को एक साथ में इंटीग्रेट कर देना, मतलब एक ये सॉफ्टवेयर्स बना बैंक में, इसी में एक्सेल भी हो गया, इसी में रेट भी कैलकुलेट हो रहा है, इसी में आपका लोन का भी हो रहा है, इसी में एसबी भी हो है, इसी में कासा भी है, मतलब सारी चीज़ इसी के अंदर है। तो उसके लिए हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। आगे देखते हैं कि और क्या क्या है इसमें। In a multiple application software development made, integrations will be time consuming and may not provide required level of support for the bank. In a multiple application software, अगर हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, मल्टीपल होंगे, मतलब हमें कैलकुलेशन करना है तो हमें दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए, एसबी अकाउंट के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए, लोन के लिए दूसरा चाहिए। तो अगर ये सारा होगा तो उससे डेवलपमेंट में क्या होगा, अगर वो डेवलपमेंट में इंटीग्रेटेड नहीं होगा, मल्टीपल होगा, तो क्या होगा, उसको इंटीग्रेट करने में टाइम कंज्यूम लगेगा, उसके लिए समय ज़्यादा लगेगा, और प्रोवाइड लेवल ऑफ सपोर्ट ऑफ द बैंक को भी काफ़ी इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, बैंक का टाइम भी बर्बाद होगा और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। इसलिए हमारा जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए बैंकिंग का, वो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मतलब एक के साथ कई चीज़ें हैं होनी चाहिए। जैसे
सरल भाषा में आप देखिए, आपका जो आपके बैंक में जो भी कोई भी मोबाइल एप्लीकेशंस होगा, मोबाइल बैंकिंग जिसमें यूज़ होता है, उसी में आप देखेंगे रिचार्ज भी उन्होंने दे रखा होगा, उसी में उन्होंने फास्टैग भी रखा होगा, उसी में उन्होंने बीबीपीएस बिल पेमेंट सिस्टम भी डाल रखा होगा, उसी में उन्होंने नेफ्ट भी डाल रखा होगा, उसी में यूपीआई भी डाल रखा होगा, उसी में आईएमपीएस भी डाल रखा होगा। तो इस तरह उन्होंने कई सारी चीज़ों को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर दिया है, इसीलिए बैंक वो इजी हो जाता है लोगों के लिए यूज़ करना उसमें। फिर देखते हैं, द बैंकिंग सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। जैसे कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर रिलेटिंग टू डिपॉजिट, सीबीएस डिपॉजिट के लिए भी होता है, एडवांसेस के लिए, एडवांसेस ट्रेजरी के लिए भी हो गया, मनी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो सीबीएस में सारे फीचर्स उसमें होते हैं। कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर कवर रिटेल बैंकिंग ऑल्सो, इसमें रिटेल बैंकिंग भी यूज़ होती है। तो ये सारे सीबीएस में हमारा इंटीग्रेटेड होता है। आगे देखते हैं, बैंक्स एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर्स फॉर पेरोल, पर्सनल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये भी सारा सीबीएस में इंटीग्रेटेड होता है। एमआईएस रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स भी होने चाहिए, हमें कोई रिपोर्ट्स बनानी है एमआईएस की, वो भी इसी में होगी। एएलएम होना चाहिए, एनपीए के लिए भी होना चाहिए, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि क्रेडिट का कौन सा रिस्क है, हमारा खाता एनपीए तो नहीं जा रहा है, हमने जो दिया है वो सारे इसमें होना चाहिए। बैलेंस शीट भी इसी से काफ़ी डेटा मिल जाना चाहिए, ऑडिट, शेयर का अकाउंटिंग, एटीसी, ये सारे जितने भी फीचर्स हैं वो हमारे सीबीएस में इंटीग्रेटेड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें कोई फिर बैलेंस शीट बनाना है या शेयर अकाउंटिंग करना है या क्रेडिट रिस्क करना है तो हमें कुछ किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़े, हमें सारा डेटा उससे मिल जाना चाहिए। फिर रिकन्सिलेशन एंड सेटलमेंट सॉफ्टवेयर भी इसमें इंटीग्रेटेड होना चाहिए। रिकन्सिलेशंस और सेटलमेंट्स में ऐसा पता चलना चाहिए कि जो हमारा ट्रांजेक्शन्स हुआ है वो उसका बेनिफिशियरी कौन था, उसका डेबिटर कौन था, किसके हुआ था, कितने टाइम पे हुआ, किसने किया, कहाँ से किया, वो सारा होना चाहिए। फिर इंटर ब्रांच रिकन्सिलेशंस भी होना चाहिए, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच का भी होना चाहिए। फिर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स भी उसी में इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ईसीएस भी उसी में इंटीग्रेटेड होना चाहिए। तो जितने भी तरीके की इस तरह के फीचर्स हैं वो सारे उसमें इंटीग्रेटेड होने चाहिए, तब वो जाके बैंकिंग सॉफ्टवेयर परफेक्ट बनता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सॉफ्टवेयर रिलेटिंग टू म्यूचुअल फंड, जैसे म्यूचुअल फंड है, कैपिटल मैनेजमेंट है, पोर्टफोलियो एंड फंड मैनेजमेंट है, रिफाइनेंस मैनेजमेंट है, इस तरह के फीचर्स जो है नॉन बैंकिंग, जो डायरेक्टली बैंकिंग में नहीं आते हैं, थर्ड पार्टीज को बोल सकते हैं आप, तो ये सारे भी उसमें फीचर्स इंटीग्रेटेड होने चाहिए। जैसे किसी को म्यूचुअल फंड का पेमेंट करना है तो वो उस कैपिटल मैनेजमेंट में उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी इंटीग्रेटेड जो है बैंकिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम वो फीचर्स भी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इंटीग्रेटेड बैंक सिस्टम्स। अब आईबीएस जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड बैंक सिस्टम्स, वो हम देखते हैं यूज़ कैसे होता है। The architecture of an integrated banking system should be maintained with a clear focus to ensure that the system is robust. रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए, एक्सपेंडेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने एक बार डेवलप कर दिया और उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना है तो हमें फिर से नई कोडिंग करनी हो, वो नहीं होना चाहिए। वो एक्सपेंडेबल होना चाहिए, उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने पे वो नए फीचर्स को अडॉप्ट कर सके। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए टू चेंजेस, जो भी चेंजेस होने वाले हैं उसके लिए रिस्पॉन्स हो करना चाहिए। ऐसा ना हो वो उसको हमें पूरा मॉडिफिकेशन करना पड़े, थोड़ा बहुत चेंज करने पे वो उसमें वो हमारे नए काम के लिए हो जाना चाहिए। आइसोलेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म इशू दैट विल चेंज ओवर द यूजुअल लाइफ ऑफ द सिस्टम्स। ऐसा ना हो कि वो कुछ समय बाद वो आइसोलेट हो जाए हमारे लाइफ सिस्टम से, वो एडॉप्टेबल होना चाहिए। द कोर ऑफ एन IBS इज जनरली बेस्ड ऑन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स। अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि IBS जो है हमारा किस पे बेस होता है, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम से। जो हमारा RDBMS होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसी से ये रिलेटेड होता है। और अभी हम देखेंगे कैसे काम करता है। The database consists of various relational base tables relating to different functions like
जो हमारा रिलेशनल बेस्ड टेबल्स होते हैं, सबके लिए टेबल्स बनी होती हैं जो हमारे डेटाबेस में, डिपॉजिट के लिए अलग, लोन के लिए अलग, फॉरेक्स के लिए अलग, कस्टमर इन्फॉर्मेशन के लिए अलग, वो सारी इससे एक दूसरे से लिंक होती हैं। इस कस्टमर का अगर कोई फॉरेक्स में ट्रांजेक्शन हुआ है तो हम कस्टमर्स की आईडी या यूनिक आईडी जो उसकी क्रिएट की होती है उससे सर्च कर सकते हैं। उसका लोन है कि नहीं, तो ये भी इसमें लिंकिंग है। फिर इसका डिपॉजिट कितना है, ये सारा हम इंफॉर्मेशन उसी कस्टमर से प्रोफाइल से देख सकते हैं। तो यही होता है इंटीग्रेटेड जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जब ये इंटीग्रेटेड होंगे तभी आप ऐसा कर पाएंगे। These base tables make use of standard codes stored in different master tables। कई सारी इसकी टेबल्स बनती हैं जिसे हम मास्टर टेबल्स कहते हैं, और इसमें स्टैंडर्ड कोड्स यूज होते हैं एक्सेस करने के लिए। पोजीशंस, गैप्स, ALM कोड्स ETC इनको बोलते हैं ये टेबल्स में। द बेस टेबल्स आर पॉपुलेटेड बाय प्रोग्राम मॉड्यूल्स ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस, जैसे लोन्स हो गया, डिपॉजिट हो गया एंड पेमेंट्स हो गया। तो ये जो बेस टेबल्स हैं इन सबको हम प्रोग्राम मॉड्यूल्स को डिफरेंट फंक्शंस की तरह यूज़ करते हैं। जैसे लोन्स का लोन टेबल हो गए, कोई उन्होंने नाम दिया, डिपॉजिट का हो गया, तो इस तरह वो कई तरीके के नाम रख देते हैं जिसे वो कई सारी टेबलों में मास्टर टेबल से यूज़ की जाती हैं। द IBS विल हैव डिलीवरी चैनल मैनेजमेंट सिस्टम्स, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस सिस्टम। तो IBS के अंदर ये गुण होने चाहिए क्या ना, उसके अंदर परफेक्ट डिलीवरी मैनेजमेंट होना चाहिए, जो डेटा हमें चाहिए एक्सेस उसकी वो डिलीवरी टाइमली कर पाए। उसमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी होना चाहिए, वो सिक्योर भी होना चाहिए, इजली हैक ना हो सके या उसमें कोई मॉडिफिकेशंस कोई इजीली ना कर सके। फिर कम्युनिकेशन इंटरफेस भी होना चाहिए कि वो कम्युनिकेशन भी कर सकता हो, एक इंक्वायरी से दूसरे इंक्वायरी में वो इजीली कम्युनिकेशंस उसका इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। अब इसका आर्किटेक्चर देखते हैं कैसे ये काम करता है। अब देखिए जैसे ये इसके बैंकिंग्स में ये कई सारे हम यूज़ करते हैं। जैसे मोबाइल IVR है, मोबाइल से जो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है वो यहाँ से वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ब्रांच भी रिक्वेस्ट करती है, कॉल सेंटर से भी रिक्वेस्ट आते हैं, इंटरनेट से भी कई सारे इंक्वायरीज आते हैं, बैंकों के ATM से भी ट्रांजेक्शन्स होता है, स्विफ्ट के थ्रू भी होता है। तो ये सारे कई तरीके बैंकों के ही एक फंक्शंस हैं, डिफरेंट चैनल से आते हैं। वो कहाँ पर जाएंगे, कम्युनिकेशन इंटरफेस में। ये कम्युनिकेशन इंटरफेस से डिसाइड करेगा कि हमें कैसे उसकी डिलीवरी करनी है। तो वो डिलीवरी चैनल सिस्टम्स में आएगा, और उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम्स, वो सिक्योरिटी सिस्टम्स एक्सेस करेगा कि जो हमारा रिक्वेस्ट आई है डिफरेंट चैनल से, वो सिक्योर है कि नहीं, वो ऑथराइज है कि नहीं है। फिर वो कहाँ जाएगी, इंटीग्रेटेड बैंक सिस्टम्स के पास जाएगी। ये सारे बैंकिंग सिस्टम्स जो है इंटीग्रेटेड हैं। ये देखिए ये कई सारे फीचर्स हैं, जैसे डिपॉजिट की डिटेल्स यहाँ दी रही है, ये लोन्स की टेबल्स अलग रहेगी, कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कोई बैलेंस इंक्वायरी करेगा, कोई नॉमिनी सर्च करेगा तो ये कस्टमर्स में आएगा, लोन इंक्वायरी करेगा तो यहाँ आएगा, डिपॉजिट की अपना इंक्वायरी करेगा कि मेरे कितना डिपॉजिट है, कितना बैलेंस है, वो वहाँ करेगा। फिर लोन्स ट्रैकिंग का है वो यहाँ आएगा, उसके चार्जेस कितने हैं, फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन करेगा यहाँ आएगा, मनी मार्केट में देखेगा शेयर्स और उसके म्यूचुअल फंड्स वो कितना है, पैरामीटर मेंटेनेंस देखेगा, पेमेंट्स उसने किसी को कहाँ दी है वो देखेगा, उसने ट्रेड में कितना लगाया है वो देखेगा। फिर ब्रांच की अकाउंटिंग अगर किसी को देखनी है, ब्रांच लेवल पे देखना है वो ब्रांच देखेगा, ATM या स्विच देखेगा, GL ट्रांसफ़र देखेगा। इस तरह के कई सारे फीचर्स जो हैं बैंकों में होते हैं, तो वो किसके थ्रू होते हैं, इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ये सब अलग अलग तरीके से कर सकते हैं ये मॉड्यूल्स, जैसे पोजीशंस के थ्रू, गैप के थ्रू, क्वेरी के थ्रू, ALM के थ्रू, ETC के थ्रू, ये सारे कई तरीके हैं इनको एक्सेस करने के। तो ये सारे इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं। अब देखते हैं आगे। अ कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम दैट फुल्ली इंटीग्रेट्स रिटेल्स, कमर्शियल
जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम्स हैं वो रिटेल्स भी उसमें करेगा, ई कॉमर्स भी उसमें इंटीग्रेट करेगा, ट्रेजरी भी करेगा, ट्रेड एंड MIS कंपोनेंट्स इन वन होमोजीनियस सिस्टम दैट इनेबल्स इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट। इस तरह से वो एक ही होमोजीनियस का मतलब एक ही सिस्टम में सारे फीचर्स इंटीग्रेट कर देगा। जैसे आप इसका एग्जाम्पल बैंकिंग सिस्टम्स में के बारे में ये बोल रहा है, जैसे अपना मोबाइल बैंकिंग हो गया, और बेटर आपको समझना है तो जैसे आप अमेजन देख लीजिए, तो अमेजन का वॉलेट भी होता है, ई कॉमर्स भी वो प्रोवाइड कर रहा है कई सारे। अब वो उसमें ट्रेजरी में भी जैसे म्यूचुअल फंड दे रहे हैं या कहीं ट्रेड के लिए उसी में इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो ये सारे कंपोनेंट्स अगर उसमें इंक्लूड कर दिए जाए, इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट भी कर दिए जाए, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इंटीग्रेटेड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। The system must be platform independent and facilitate the use of API in the delivery channels management। अब ये जितना भी सिस्टम्स हैं ये किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ये किस में होना चाहिए, API के थ्रू होना चाहिए। API का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट मीडियम्स में। अगर एक मीडियम से ये जो है हमारा डिफरेंट प्लेस पे है, ये डिफरेंट प्लेस पे है, तो इन दोनों को अगर एक दूसरे से बात करनी है, डेटा एक्सेस करना है, तो किसके थ्रू करते हैं, API के थ्रू इसका यूज़ किया जाता है। तो API जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन से बात करने के लिए जो माध्यम की ज़रूरत पड़ती है वो API प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं, द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम दैट इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशंस आर। अब इसके लिए कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे इंटरनेशनल ऑपरेशंस उसके हो सकें, वो देखते हैं। पहला, इसमें कौन सा फीचर्स होना चाहिए, मल्टी करेंसी। आपने देखा होगा अपने बैंकों में आपका जो CBS है वो मल्टी करेंसी को सपोर्ट करता है, उसमें कई सारी करेंसीज के लिए अलग होता है। द सिस्टम शुड सपोर्ट मल्टी करेंसी ऑपरेशंस वेयर अप्रोप्रिएट। द सिस्टम शुड परमिट अमाउंट टू बी इंटर्ड इन देयर बेस करेंसी और फॉरेन करेंसी एंड कैलकुलेट्स डिस्प्ले एंड रिकॉर्ड्स द रिक्वायर्ड वैल्यूज। अब ऐसा होना चाहिए कि आप अगर बेस करेंसी जो जैसे आप इंडिया में है तो इंडियन रुपीज़ INR में आप उसको एंटर करते हैं। INR में आपने अमाउंट डाला, यूनिट डाली, कितने रुपए है, मान लीजिए 100 रुपीज़ डाली, तो वो उसको उसके इक्विवेलेंट डॉलर में कन्वर्ट कर देता है। तो समझिए कि ये वही बोल रहा है कि डॉलर में बेस करेंसी से फॉरेन करेंसी में चेंज कर दिया, कैलकुलेट कर दिया और डिस्प्ले करता है आपके रिकॉर्ड्स को रिक्वायर्ड वैल्यू में। द सिस्टम शुड अलाउ currency revaluations at any time and extractions of figures set in one currency at all levels। तो ये revaluations करता रहे, जैसे जैसे फ्लक्चुएशन होता रहे उसके अमाउंट में चेंजेस होते रहे, वो उसी के हिसाब से ही करता रहे। फिक्स वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा चेंजेस होती रहती हैं, क्योंकि हमारा जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होता है तो वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो उसी हिसाब से वो सिस्टम चेंज करता रहता है। फिर मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, कई सारे लैंग्वेजेस में होना चाहिए, जैसे प्रोविजन फॉर मल्टी लैंग्वेज कंट्रोल शुड बी इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम्स। और वो कई सारे डिफरेंट लैंग्वेज में भी होना चाहिए। फिर मल्टी एंटिटी होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, द सिस्टम शुड सपोर्ट फॉर मल्टीपल एंटिटीज़, कई सारी एंटिटीज़ के लिए होना चाहिए जो कि इनेबल करे इंस्टीट्यूशन टू प्रोफाइल रीजनल कंट्री एंड सब्सिडीज एंटिटीज़ each running its own base currency and local reporting and product profiles। अब ये अलग अलग के हिसाब से होना चाहिए, जैसे सब्सिडीज एंटिटीज़ हो गई, जैसे किसी बैंक की कोई सब्सिडीज हो गई, NBFC हो गई, तो NBFC के हिसाब से इसमें होना चाहिए और कंट्री के हिसाब से होना चाहिए। अगर सेम सॉफ्टवेयर CBS अमेरिका में यूज़ हो रहा है, सेम इंडिया में यूज़ हो रहा है, तो करंट कंट्री के हिसाब से इसको प्रोवाइड करना चाहिए। इंडिया के लिए वो इंडियन करेंसी के हिसाब से या इंडियन फीचर्स के हिसाब से हो, जो इस हिसाब से वो डिपेंडेंट ही प्रोवाइड कर देता है। ईच ऑफ द एंटिटीज़ मे बी डिफाइंड विथ मल्टीपल ब्रांच, और ये ब्रांचेस मल्टीपल ब्रांचेस में प्रोवाइड की जाती हैं। ट्रेडिंग डेस्क होता है, ट्रेडिंग जैसे ट्रेडिंग ट्रेजरी वाले के लिए ट्रेजरी के हिसाब से प्रोवाइड करना है, एंड डिपार्टमेंट्स के हिसाब से डिपार्टमेंटल के हिसाब से जैसा वहाँ पर काम है उस हिसाब से उसमें कई सारी एंटिटीज़ इंटीग्रेट कर दी जाती हैं यूज़ के हिसाब से।
फिर मल्टी ब्रांच, जैसे ईच डिफाइंड इंस्टीट्यूशन आर प्रोसेसिंग एंटिटी में हैव लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस लोकेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू एन आईडी स्ट्रक्चर्स दैट इज यूनिक एंड सेपरेट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द अकाउंट और कस्टमर आईडी स्ट्रक्चर्स। जैसे आपने देखा होगा आपकी सारी ब्रांचेस में कई सारी जितनी भी बैंकें हैं उसकी कई ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, तो उन सब का हर ब्रांच का एक कोई ना कोई यूनिक कोड होता है जिसकी वजह से वो पता चलता है उनका लोकेशंस और आईडी, वो आईडी होती है उसके हिसाब से वो यूनिक होती है और एक दूसरे से अलग होती है, जिससे उसकी पहचान का पता चलता है कि ये ब्रांच कहाँ पर है। उसी के हिसाब से उसके IFSC नंबर्स भी अलॉट होते हैं। Interlocations and interbank activity should be fully supported within the system including different time zones। अगर different time zones में है जैसे स्विफ्ट में है तो इंटरलोकेशंस एंड इंटरबैंक एक दूसरे बैंक से जो एक्टिविटी हो रही है उसको भी वो सपोर्ट करना चाहिए। जैसे स्विफ्ट एड्रेस हो गया, बेसिस करेंसीज एंड अदर कंट्रीज स्पेसिफिक। तो ऐसा ना हो कि स्विफ्ट से कोई आ रहा है और आपका सपोर्ट से कोई स्विफ्ट से कोई पेमेंट आ रहा है और आपका एप्लीकेशंस जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, कोई ऐसी करेंसीज या हो तो वहाँ से रिवर्स हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर बल्क ट्रांजेक्शन्स एंट्री को भी वो सपोर्ट करना चाहिए। जैसे द सिस्टम मस्ट बी ए रियल टाइम्स, सिस्टम्स रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स प्रोसेसिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। बेस्ड सिस्टम प्रोवाइडिंग 24/7 ऑपरेशंस उसमें होना चाहिए, 24 घंटे और सातों दिन। अब कोई रात में फंड ट्रांसफ़र कर रहा है मोबाइल से तो ऐसा ना हो कि वो ट्रांजेक्शन्स एक्सेप्ट ही नहीं करे क्योंकि कह दे बियॉन्ड द टाइम लिमिट है। फैसिलिटी शुड बी provided to process incoming file based and system generated transactions such as clearings payments and standing orders। जैसे किसी ने clearings payments कर रखा है, standing orders दे रखा है, तो उसको वो क्या करना चाहिए, प्रोसेस जो हो रहा है इनकमिंग फाइल्स बियॉन्ड द टाइम्स, कोई भी किसी भी टाइम हो रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। दीज ट्रांजेक्शन्स आर प्रेजेंटेड टू द सिस्टम थ्रू द चैनल मैनेजमेंट फैसिलिटी, और चैनल मैनेजमेंट फैसिलिटी के थ्रू देना चाहिए। चैनल मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कोई नेफ्ट से आ रहा है, कोई RTGS से अमाउंट आ रहा है, कोई UPI से आ रहा है, कोई IMPS आ रहा है, तो डिफरेंट चैनल से आ रहा है, तो डिफरेंट चैनल्स को भी वो एक्सेप्ट करना चाहिए। दीज फंक्शंस मस्ट बी अंडर ऑपरेटर कंट्रोल, और ये कंट्रोलेबल होना चाहिए, इनको कंट्रोल ईजिली कर सकना चाहिए। एंड मे बी इनिशिएटेड एंड एनी टाइम थ्रू द सिस्टम्स मैनेजमेंट यूटिलिटी, और इन्हें किसी भी समय पे इनिशिएटेड एट एनी टाइम एंड मे बी इनिशिएटेड, और ये किसी भी समय पे इनिशिएट किए जा सकते हैं और थ्रू द सिस्टम मैनेजमेंट, और हम इसे इजीली मैनेज भी कर सकते हैं। utility and control by operation to ensure there is no impact upon online response times to end user। और इससे end user जो हमारे कस्टमर्स हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं वो हमें इंश्योर करना चाहिए कि उन पर कोई फ़र्क ना पड़े, कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उनको ऑनलाइन जो कस्टमर्स हैं उन पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। फिर अगला क्या है, हाई अवेलेबिलिटी ऑपरेशंस, जो उसके ऑपरेशंस हैं हमें जो मेंटेनेंस करना है वो उसकी हाई अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कभी भी हम उसको कर सकते हैं। सिस्टम शुड बी डिज़ाइन अराउंड फॉल्ट टॉलरेंट, जिससे जैसे सिस्टम ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए जैसे कि हार्डवेयर प्लेटफॉर्म में कोई फॉल्ट हो गई तो उसको वो फाइंड आउट कर सके। एंड हैव इन बिल्ड फॉल्ट टॉलरेंट फीचर्स, जो ऐसे फीचर्स उसमें ऑलरेडी हो जो उससे वो बग या उस फॉल्ट को पता कर सके, विच कैन टेक एडवांटेज ऑफ रिकवरी फ्रॉम हार्डवेयर, जिससे पता चल सके कि हार्डवेयर फेल्योर्स कहाँ पर है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रिंटिंग करते समय अगर कार्ट्रिज हमारी ख़त्म हो जाती है या कार्ट्रिज में इंक नहीं है तो एक मैसेज शो करने लगता है, तो वो हार्डवेयर फेल्योर्स को इंडिकेट करता है। शुड बी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ऑटोमेटिक, और ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, सो दैट कॉम्प्लेक्स रिकवरी प्रोसीजर्स आर नाइदर नेसेसरी एंड नॉर इज देयर रिक्वायरमेंट टू राइट प्रोग्राम्स। इससे क्या होगा कि हमें नए प्रोग्रामिंग्स या नए कोड्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारा वो फॉल्ट पता चल जाता है और जिससे हम उसको ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर आगे क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। As new products are introduced, volumes grows and processing patterns change. There is a need to monitor the capacity of the system and manage growth to ensure continued satisfactory response to end user। अब जैसे हमारे कई सारे न्यू प्रोडक्ट्स
लॉन्च करती रहती है बैंक से, जिससे क्या होता है बैलून ग्रो होता है, उसका डेटा भी ग्रो होता है एंड प्रोसेसिंग पैटर्न्स भी चेंज होते रहते हैं बार बार। जैसे यूपीआई आ गया, कोई ना कोई फीचर्स हर महीने कोई ना कोई बैंक इंट्रोड्यूस करती रहती है, तो उससे मॉनिटर करने में सिस्टम्स को और उसके ग्रोथ में ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो रिस्पांस है एंड यूजर से वो हमारा सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। ये बैंकों का मोटिव रहता है। फिर अगला है इसी में जनरल एप्लीकेशंस फंक्शन। इसके एप्लीकेशंस क्या है, कैसे कैसे ये हमारा आईबीएस है वो इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम, उसके एप्लीकेशंस कैसे कैसे हैं वो हम देखते हैं। फीस एंड चार्जेस, ये इसका फीस और चार्जेस कलेक्ट करने में भी यूज होता है। जैसे द चार्जेस मॉड्यूल शुड प्रोवाइड ए यूजर डिफाइनेबल बेसिस फॉर द definitions, selections, calculations and application of fee on all financial transactions। अब जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ रेट सिलेक्ट होते हैं और कुछ उसकी डेफिनेशंस होती है, किस कैटेगरी में आता है वो, उस हिसाब से फी कैलकुलेट होती है। इट शुड बी जेनेरिक चार्जिंग सिस्टम सपोर्टिंग, ये जेनेरिक होना चाहिए, कोई फॉल्ट उसमें ना होने पाए कि चार्जेस कम या ज़्यादा कम हो गए तो बैंक का लॉस, ज़्यादा हो गए तो कस्टमर्स का लॉस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, मल्टीपल चार्ज टाइप्स, कई तरीके के चार्ज टाइप्स उसमें यूज़ हो। जैसे इंटरेस्ट जो है हमारा एसबी में अलग है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ही नहीं है, लोन के लिए अलग है, तो वो इसलिए कई टाइप के चार्जेस होने चाहिए। फिर नो चार्ज का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर कस्टमर्स को नो चार्ज वीव करना है तो कर सकते हैं, फ्लैट चार्ज किसी में लेना है, किसी में फ्लोटेड चार्ज लेना है, वो भी होना चाहिए। टायर्ड फ्लैट चार्ज होना चाहिए, जैसे किसी में हमने ये टायर्ड का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे अमाउंट के हिसाब से होना चाहिए चार्जेस। जैसे कई बैंक प्रोवाइड करते हैं कि अगर हमारा इसका बैलेंस जो है क्वार्टरली 1 लाख तक रहेगा तो इसका इतना चार्जेस वेव रहेगा, या इतना इसका एसपी में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना मिलेगा, तो 1 लाख जो है इसका क्वार्टरली होना चाहिए। ऐसे कई तरीके का इन्होंने बना रखा है, तो अमाउंट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे मिनिमम बैलेंस जो है टायर्ड का ही है, मिनिमम बैलेंस है तो उसका कितना चार्जेस लगना है। फिर परसेंटेज ऑफ द ट्रांजेक्शन्स वैल्यू, और जो जितने भी ट्रांजेक्शन्स वैल्यू हो रही हैं उसके हिसाब से कौन सा चार्जेस कितना परसेंट लगना है वो भी। टायर्ड परसेंटेज ऑफ द ट्रांजेक्शन्स वैल्यू बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन्स अमाउंट, जितने भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके हिसाब से टायर्ड अमाउंट जो उसका परसेंटेज में भी फिक्स कर सकते हैं, अभी फ्लैट में भी कर सकते हैं। फिर इंक्रीमेंटल परसेंटेज ऑफ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट, जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है किसी पर्टिकुलर टाइम्स में अमाउंट जो है, सपोज एक्यूमुलेट का मतलब ऐड होता रहे, पूरा एक महीने में सारे अमाउंट जोड़ के कितना बना उसके हिसाब से परसेंटेज को डिसाइड करना, वो एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट के हिसाब से हो गया। फिर मल्टीपल रिबेट टाइप्स हो गया, नो रिबेट हो गया, किसी को कोई रिबेट नहीं देना है, किसी को रिबेट्स देना है, किसी को कई सारे रिबेट्स देने हैं। फिर परसेंटेज ऑफ द चार्जेस उसके हिसाब से कितना रखता है। फिर टायर्ड परसेंटेज ऑफ द चार्ज बेस्ड ऑन द अकाउंट बैलेंस एंड लोन बैलेंस, ये सेम पॉइंट्स यहाँ पर है। तो टायर्ड परसेंटेज भी होगा उसके बैलेंस के हिसाब से कि मंथली वो एवरेज कितना अमाउंट मेंटेन करता है। फिर फ्लैट परसेंटेज ऑफ द करंट बैलेंस बेस्ड ऑन द करंट बैलेंस, जो उसका बैलेंस करंट रहता है उसके हिसाब से कोई चार्जेस हमें पुट करना है। इमीडिएट एप्लीकेशंस आर एक्यूमुलेटेड चार्ज प्रोसेसिंग होना चाहिए, तुरंत अगर कोई एप्लीकेशन प्रोसेसिंग करनी है या एक्यूमुलेटेड चार्ज प्रोसेसिंग करनी है वो भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। फिर जियोग्राफिक टेबल टू अलाउ डिफरेंट चार्ज रेट्स टू डिफरेंट एरिया, अब जैसे हिल एरिया है या ऐसी कोई जगह है, जियोग्राफिकल लोकेशंस है जहाँ पर बिजनेस उतना नहीं अच्छा चल पाता है तो वहाँ आपको वेवर भी देना है, तो उस हिसाब से हम चार्जेस को सेट कर सकते हो। तो ऐसा हमारा सिस्टम होना चाहिए। ऑनलाइन एक्सेस टू हिस्ट्री रिकॉर्ड्स होना चाहिए उसमें। कैपेबिलिटी टू एग्जेम्प्ट इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स फ्रॉम ऑल आवर, इसमें और ऐसी भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट में हम सारे चार्जेस को या कुछ चार्जेस को या सारे चार्जेस को हम पे कर सकते हैं, तो ये ऐसा भी उसमें फीचर्स होना चाहिए। फिर इंक्वायरी के लिए क्या होना चाहिए, ऑल इंक्वायरी शुड बी हैंडल्ड ऑनलाइन,
सारी इंक्वायरी वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं एंड रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट डेटा ऑन द अकाउंट्स, और डेटा जो है लेटेस्ट दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम इंक्वायरी अभी कर रहे हैं कल का डेटा शो करे। ए सैम्पल ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ इंक्वायरी सपोर्टेड इंक्लूड्स, इसके सैम्पल्स क्या क्या हैं, शॉर्ट इंक्वायरीज हो गई, 10 दिन का इंक्वायरीज हो, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन हो गया तो शॉर्ट इंक्वायरीज हो गई, लॉन्ग इंक्वायरीज हो गई 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या डेट पीरियड रेंज वाइज, शेयर इंक्वायरीज हो गई, फिर सिक्योरिटीज एड्रेस इंक्वायरीज हो गई। इस तरह के फीचर्स इंक्वायरीज के हो गए। फिर इंटरेस्ट डिटेल्स इंक्वायरी हुई, कितना कितना इंटरेस्ट उसको क्रेडिट हुआ या कितना इंटरेस्ट उसने पे किया, वो भी इंक्वायरी हो गई। फिर ट्रांजेक्शन्स की इंक्वायरी हो गई, सॉलिसिटर इंक्वायरी हो गई। इस तरह की सारी चीज़ें इसमें दी रहेंगी। फिर टाइटल डिटेल्स इंक्वायरी हो गई, उसका टाइटल्स क्या नाम है, शॉर्ट नेम है, फुल नेम है, एडवांस हिस्ट्री उसकी हम चेक कर सकते हैं। कोलेट्रल डिटेल्स देख सकते हैं कि उसने कितना कोलेट्रल कहाँ कहाँ दिया है, किस पे कितना बंधक है लोन के लिए, उसने कौन कौन से लोन के लिए कितना कितना कोलेट्रल दे रखा है, वो भी वो चेक कर सकता है। फिर पर्सनल डिटेल्स भी वो चेक कर सकता है, इंश्योरेंस डिटेल्स भी इंक्वायरी कर सकता है, और फंड इंक्वायरी भी कर सकता है। फिर स्टैम्प्ड अमाउंट इंक्वायरी भी कर सकता है, सिक्योरिटी स्टैम्प्ड अमाउंट कितना उसने पे किया है, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स मूवमेंट की इंक्वायरी भी चेक कर सकता है। फिर इंटरेस्ट कब कब कितना पेमेंट हुआ है, कौन सा क्रेडिट लीन इंक्वायरी है, वो सारा उसमें चेक कर सकता है। अगला है फ़ोन या पे बिल। तो फ़ोन पे बिल में क्या होता है, द फोन पे facility should allow customers to put an account number and password over the telephone followed by details of payment record। अगर फ़ोन पे या बिल पे इस फ़ोन के थ्रू हम अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो इंक्वायरी में यहाँ पर आता है। इसमें क्या अकाउंट नंबर और पासवर्ड के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। द सिस्टम शैल देन ऑटोमेटिकली जनरेट चेक्स विच कैन बी डेबिटेड टू एनी सिलेक्टेड सेविंग अकाउंट्स। जो ये ऑनलाइन ही होता है। इसका कहने का मतलब है कि द सिस्टम शैल देन ऑटोमेटिकली जनरेट चेक्स, और वो एक तरीके का चेक जनरेट करेगा सिस्टम्स में एंड उतना अमाउंट का सिलेक्टेड सेविंग अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। फिर है कोलेट्रल मैनेजमेंट। कोलेट्रल अगर मैनेजमेंट करना है उसके लिए क्या है, द कोलेट्रल मैनेजमेंट सिस्टम्स शुड अलाउ फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ कोलेट्रल। ये इस सिस्टम्स के थ्रू हम जो हम कोलेट्रल्स है उसका हिस्ट्री रिकॉर्ड करें एंड इट्स पीरियोडिक रीवैल्यूएशंस भी कर सकें एंड द नॉमिनेशंस ऑफ द अकाउंट यूज्ड फॉर दैट कोलेट्रल अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डील, और किसको नॉमिनेट किया गया है उस पर्टिकुलर कोलेट्रल के अगेंस्ट वो भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं। फिर कोलेट्रल कैन बी असाइंड अगेंस्ट ए ग्लोबल फैसिलिटी कस्टमर्स और एन अकाउंट। किसी कस्टमर्स के लिए वो असाइन हुआ है या किसी पर्टिकुलर अकाउंट के लिए असाइन हुआ है वो कोलेट्रल्स, वो भी हम चेक कर सकते हैं। द कोलेट्रल सिस्टम आल्सो अलाउज फॉर क्रॉस लिंकिंग, और क्रॉस लिंकिंग कोलेट्रल जो सिस्टम है क्रॉस लिंकिंग भी सपोर्ट करता है। क्रॉस लिंकिंग का मतलब मेरा कोलेट्रल किसी और के में, इस तरह का वो भी चेक कर सकता है अगेंस्ट अदर एंटिटीज, दूसरी एंटिटीज के, सो दैट द इंस्टीट्यूशंस कैन इंश्योर दैट द कोलेट्रल इज ओनली प्लीज्ड अप टू द नॉमिनेटेड वैल्यू एंड नॉट बियॉन्ड, और जिससे वो पता चल सके कि जितना हमें वैल्यू चाहिए उतने का ही कोलेट्रल हुआ है, उससे ऊपर का नहीं हुआ है। तो वो भी हम इसमें कोलेट्रल मैनेजमेंट में चेक कर सकते हैं। फिर रिपोर्टिंग्स होता है, हमें कैसे रिपोर्ट करना है उसका, वो भी हम देखते हैं। There must be extensive reporting on both current and trend values within the system, including online real-time inquiry on profiles such as average balance maintained। ये भी हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि हम करंट एंड ट्रेंड वैल्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन रियल टाइम इंक्वायरी कर सकते हैं कि प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन करता है, हाई एंड लो बैलेंस कितना था, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। डी रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं, डेली हम कर सकते हैं, वीकली, मंथली एंड पीरियड एंड अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिकल समरीज दैट कैन बी प्रोड्यूस वॉल्यूम स्टैटिक्स थ्रू ए कस्टमर अकाउंट्स, और स्टैटिस्टिकल भी कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में कर सकते हैं जो कि हमारा वॉल्यूम स्टैटिक्स कितना था थ्रू ए कस्टमर्स अकाउंट, एक कस्टमर के अकाउंट में उसका फिगर कैसे था, वो भी हम इसके थ्रू रिपोर्टिंग के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी हमारा, उसमें हमारा प्राइम मोटिव भी सिक्योरिटी भी रहेगा कि हमारा डेटा सिक्योर होना चाहिए, यूज़र एक्सेस होना चाहिए एंड बैकअप शुड बी अचीव्ड, और बैकअप भी उसका प्रॉपरली होते रहना चाहिए थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइन ऑन एंड साइन ऑफ। जो हम साइन इन एंड साइन ऑफ करते हैं उसके थ्रू भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसमें पासवर्ड्स भी होने चाहिए, ग्रुप स्टेटस लेवल्स टुगेदर विथ यूज़र एंड ट्रांजेक्शंस कैपेबिलिटी लेवल टू प्रोटेक्ट
फाइनेंशियल एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन। इस तरह की फैसिलिटी और कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ट्रांजेक्शन्स की वो फाइनेंशियल और कस्टमर इंफॉर्मेशन दोनों को वो सिक्योर कर सके। यूज़र मस्ट साइन इन ऑन बाय यूज़र नंबर। यूज़र हमेशा यूज़र नंबर मतलब यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू एक्सेस उसको मिलना चाहिए सिस्टम में। एंड एक्सेस टू द सिस्टम्स डज नॉट हाउएवर ऑटोमेटिकली गारंटी एक्सेस टू एप्लीकेशन एंड फंक्शंस। और जो एक्सेस है वो ये क्या उसको क्या करना है, ऑटोमेटिकली वो अपने आप से बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशंस के गारंटी करना चाहिए कि एप्लीकेशंस और फंक्शंस में राइट पर्सन ही एक्सेस मिला है। Further validation should be carried out by the system using a combination of using user group application and transactions cross-checking against the user security clearance। और इसके अलावा भी और सिक्योरिटी एक्सेस होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन्स और एप्लीकेशंस ग्रुप जो यूज़ कर रहा है उसके हिसाब से भी सिक्योरिटी क्लियरेंस लेवल पे चेक करते रहना चाहिए। फिर देखते हैं डेटा सिक्योरिटी फीचर्स कौन कौन से हैं। मैसेज वैलिडेशन होना चाहिए, ट्रांजेक्शन्स लॉगिन होना चाहिए, ट्रांजेक्शन्स कब लॉग हुआ कब लॉग आउट हुआ, ट्रैकिंग एक्सेस होना चाहिए, आप ऑथराइज्ड यूज़र कौन एक्सेस कर रहा है वो चेक करना चाहिए। फिर यूज़र एक्सेस वैलिडेशन शुड बी करेक्ट। जो यूज़र एक्सेस करेगा उसका वैलिडेशन कैसे होता है वो देखते हैं। साइन ऑन और साइन ऑफ होना चाहिए, जिसको साइन इन और लॉग आउट भी बोलते हैं। टर्मिनल एंड ऑपरेटर लेवल्स दोनों लेवल पे होना चाहिए। टर्मिनल्स का मतलब जो यूज़ कर रहा है वहाँ पर भी होना चाहिए। ऑपरेटर लेवल्स का मतलब होना चाहिए बैक एंड के थ्रू होना चाहिए। यूज़र कैपेबिलिटी लेवल एंड यूज़र ग्रुप लेवल दोनों साइड में होना चाहिए कि यूज़र उसके हिसाब से कैपेबल है कि नहीं। जैसे इसमें ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से हो गया कि हम डेली जो है 1000 या 10,000 तक या लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन्स करते हैं और अचानक से किसी दिन हमने हमारे अकाउंट में पैसे तो रहते हैं लेकिन हम ट्रांजेक्शन्स कम करते हैं, लेकिन अब किसी दिन अचानक से आपके में कई सारे विड्रॉल्स होने लगे तो उस तरह का भी चेकिंग होते रहने चाहिए आफ्टर ए सक्सेसफुल साइन इन। इंस्टीट्यूशन डिफाइंड लेंथ ऑफ यूज़र पासवर्ड। जो इंस्टीट्यूशन है वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड की वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 8 कैरेक्टर्स का रहता है, न्यूमेरिक अल्फ़ा न्यूमेरिक, लेकिन इंस्टीट्यूशन से डिफाइन कर सकता है। जैसे कई सारे में पासवर्ड 4 डिजिट का रखता है, 5 डिजिट का रखता है पासकोड जिसे लॉगिन करने के लिए। तो पासवर्ड मस्ट मैच द एग्जैक्ट एंट्री ऑफ द कैरेक्टर। पासवर्ड का वैलिडेशन होना चाहिए एग्जैक्ट एंट्री का। पासवर्ड में बी चेंज्ड बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशन डिफाइंड। इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करना है कि कितने पीरियड बाद पासवर्ड ऑटोमेटिक रीसेट करने के लिए बोले। पासवर्ड में भी इनक्रिप्टेड, पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होना चाहिए। ब्रांच लोकेशन मस्ट बी चेक्ड। अब जो ब्रांच की लोकेशंस है वो भी चेक होनी चाहिए कि जियोग्राफिकल कहाँ से एक्सेस किया जा रहा है। सुपर यूज़र पासवर्ड में भी एलोकेटेड टू ओवरराइड कैपेबिलिटी एंड ग्रुप स्टेटस। अगर सुपर यूज़र कोई दे रखा है मॉडिफिकेशंस के लिए तो वो भी ओवरराइड कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसके पासवर्ड, वो भी कुछ दिनों में ग्रुप स्टेटस के हिसाब से चेंज होने चाहिए। फिर इंटरनेट प्रोसेसिंग क्या होता है, इंटरेस्ट प्रोसेसिंग वो देखते हैं। देयर कैन बी लार्ज नंबर से 32 ऑफ डिफरेंट वेरिएशन ऑफ इंटरेस्ट प्रोसेसिंग रूटीन्स विद इन द सिस्टम। अब कई तरीके के लगभग 32 टाइप्स के इंटरेस्ट प्रोसेसिंग होते हैं सिस्टम से में, जैसे एसबी में इंटरेस्ट, लोन में इंटरेस्ट, तो इस तरह के 32 टाइप के डिफरेंट होते हैं। द सिस्टम्स अलाउज फॉर द टेबल सेलेक्टेड एंड बैंडेड रेट्स विच मे बी डायरेक्टली सेट आर ऑफसेट from a prime rates as well as allowing for customer selected rates again under a banded prime offset methods। तो इसके ये कहने का मतलब है कि ये रेट्स जो भी रेट्स डिफाइन किए गए हैं कस्टमर्स के हिसाब से या प्राइम रेट किए गए हैं वो इसी के हिसाब से वो उसको सिलेक्ट करता है। बैंडेड टायर्ड रेट्स में भी बाई अमाउंट और टाइम्स। तो जो बैंडेड टायर्ड रेट्स होते हैं कि आपके अकाउंट में कितना अमाउंट वाइज होता है कि मतलब क्वार्टरली इतना बैलेंस मैनेज होगा तो ये रेट लगेगा, इतना बैलेंस मेंटेन होगा तो वो अकाउंट के हिसाब से होता है। टाइम के हिसाब से हो गया या दोनों के हिसाब से हो सकता है कि आपने टाइम का मतलब क्वार्टरली किया है, अमाउंट का मतलब 5 लाख तक, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है तो उस हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशंस कैन ऑकर एट ए प्री डिफाइंड इंटरवल। और ये कैपिटलाइजेशंस कब होता है, जैसे कोई क्वार्टरली देता है, कोई डेली देता है किसी में,
अमाउंट डेली एवरेज बैलेंस होना चाहिए तो डेली उसको इंटरेस्ट मिलेगा, इस तरह से अलग होना चाहिए। कैन बी सेट अप टू अपर ऑन एनिवर्सरी या एनिवर्सरी डेट पे हो, मतलब जब 1 साल उसका पूरा हो रहा, या एंड ऑफ टर्म या किसी पर्टिकुलर जैसे फिक्स डिपॉजिट में जब टर्म्स पूरा होगा तभी उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये डिफरेंट होता है। फिर बेस रेट प्रोसेसिंग क्या होता है वो देखते हैं। इन एडिशन टू द पैरामीटराइज्ड इंटरेस्ट रेट values that are held by product and category, the system should also support an interactive definition of the base or prime rate for each institution। अब इसका कहने का मतलब है कि पैरामीटराइज इंटरेस्ट रेट यूज़ होता है प्रोडक्ट वाइज एंड कैटेगरी। अब कई आपने बैंकों में देखा होगा कि 444 करके 666 करके 111 करके इस तरह से अलग अलग दिन का वो FD अनाउंस करते हैं या प्रोडक्ट अनाउंस करते हैं कि इतने इस प्रोडक्ट कोड में आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इतने में आपको SBI अकाउंट में ये देना होगा। तो कई टाइप के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। द सिस्टम सपोर्ट्स द एडिशन डिलीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बेस रेट एंड बेस रेट मार्जिन्स विच कैन अप्लाई। तो इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि हम उसमें एडिशंस या डिलीशंस एंड मेंटेनेंस कर पाए बेस रेट में। बेस रेट डिफाइन कर देती है कि इतना रेट से इसका बेस रहेगा, इसी के ऊपर हम फ्लक्चुएशंस कर सकते हैं या मार्जिन दे सकते हैं। इंडिविजुअली बाय प्रोडक्ट टाइप एंड कैटेगरी, ऐसा हम इंडिविजुअल के लिए भी कर सकते हैं या प्रोडक्ट वाइज या कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं। ग्लोबली सबके लिए भी कर सकते हैं, ऑल टाइप्स कैटेगरी। क्लोज रेट एट द एंड ऑफ द डे, और किसी पर्टिकुलर डे के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। फिर द सिस्टम शुड अलाउ फॉर ए लोन टू बी एस्टेब्लिश्ड विद इन ए नेगोशिएटेड रेट। सिस्टम ऐसा भी अलाउ करना चाहिए कि अगर हम किसी को नेगोशिएटेड रेट पे दे रहे हैं तो वो भी हम उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। सपोज करिए कि किसी सबको हम 7% रेट पे हम दे रहे हैं और किसी पर्टिकुलर केस में हमें उसको 6 पे देना है, तो वो हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। विच डज नॉट मैच इट्स करस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स प्रोडक्ट टाइप एंड कैटेगरी रेट, जबकि उस कैटेगरी रेट और प्रोडक्ट में वो मैच नहीं कर रहा है, फिर भी हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा भी होना चाहिए। द सिस्टम विल ऑल्सो अलाउ द रेट्स टू बी बेस्ड ऑन ए बैलेंस वैल्यू और ए पीरियड एंड वेदर पीरियड इज इन मंथ और डे। और सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए कि टाइम के हिसाब से होना चाहिए कि कितने मंथ या कितने दिन के लिए लोन दिया गया है, उसके हिसाब से रेट्स कैलकुलेट्स करना चाहिए। When used for loan products, the systems also should allow for the automatic recording of the parameterized maturity date that shall apply to any loans account created using that rate। और ये कितना डेट बाकी है, कितना उसका मेच्योरिटी डेट है, उस हिसाब से भी लोन अकाउंट्स में वो उसका मॉडिफिकेशन या ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग करते रहना चाहिए। फिर स्विप्स क्या होता है वो देखते हैं। स्विप पुश पुल इन, जैसे ये पुश है या पुल है तो कई जगह कई बैंकों में स्विप इन भी रहता है और आउट भी रहता है, तो सेम ही मीनिंग है। चलिए देखते हैं क्या होता है। स्विप्स का मतलब क्या है। एन ऑप्शनल स्विप फैसिलिटी शुड अप्लाई ऑन इंडिविजुअल अकाउंट बेसिस एट द कस्टमर रिक्वेस्ट। ये फैसिलिटी जो हम किसी इंडिविजुअल अकाउंट्स में ही देते हैं, सभी को नहीं देते हैं। वो कब देते हैं, जब कस्टमर्स हमारा रिक्वेस्ट करता है ऐसा करने के लिए। तो ये होता क्या है, ए स्विप कैन बी आइदर, ये दो इस तरह हो सकता है। कैसे, पुश हो सकता है। पुश का मतलब वेयर एनी बैलेंस ओवर ए डिफाइंड अमाउंट इज ट्रांसफर टू ए नॉमिनेटेड अकाउंट। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा, वो जिस अकाउंट में चाहिए होगा उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। और पुल में क्या होता है, अगर वो इफ़ द बैलेंस ऑन एन अकाउंट फॉल्स, अगर उतने बैलेंस से वो नीचे होगा तो उतना अमाउंट जो है हमारा उस नॉमिनेटेड अकाउंट से निकल आता है। इसको आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपका एक अकाउंट है बैंक में और वो है SB अकाउंट, ठीक है। और आप इसमें सपोज करिए आपके पास इस अकाउंट में अप्रॉक्सीमेट 20,000 रुपीज़ रहते हैं। आपने बैंक में गया, आपको क्या समझ में आया कि हमारे अकाउंट में तो 20,000 रुपये लगभग पड़े ही रहते हैं एवरेज हमेशा। तो हम वैसे तो इस SB अकाउंट में हमें रेट कितना मिल रहा है, 4%। सपोज करिए 4%, अभी तो उससे भी कम मिल रहा है, तो हमें 4% मिल रहा है। तो हमें तो लॉस हो रहा है। अगर हम इसकी FD बना के रखते तो हमें करीब 7 to 8% मिलता। तो हमें इस तरह हमारा लगभग 3% का नुकसान हो रहा है, 3 से 4% का। तो क्या करें,
तो आपने क्या कहा बैंक को कि आप हमारे में स्विप इन स्विप पुश और पुल लगा दो। तो ये कैसे करेगा, तो बैंक ने इसमें कंडीशंस लगा दी और क्या कर दी, एक कंडीशंस लगा दी कि एफडी बन जाए। क्या कंडीशंस लगा दी, अगर हमारे अकाउंट में 20,000 रुपए के इक्वल या उससे ऊपर का बैलेंस है तो उसकी क्या बन जाएगी, एफडी बन जाएगी। सपोज आपके अकाउंट में 20,000 रुपए 30,000 रुपए थे, तो 20,000 से ये ऊपर है तो ये क्या करेगा, इसमें से 20,000 रुपए लेके एफडी बना देगा। 20,000 के मल्टीपल में बनाएगा, 20,000 का अमाउंट डाला है तो 20,000 का मल्टीपल में बनाएगा, तो 20,000 की एफडी बन गई। अब इसमें कितना बचा, 10,000 रुपये बचा अकाउंट में। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्विप पुश। अब सपोज अचानक से आपको जरूरत पड़ गई पैसे की 30,000, अब आपके अकाउंट में पैसे कितने बचे हैं, 10,000 और आपको चाहिए 30,000। तो आपने मान लीजिए एटीएम से किया है या बैंक में गए और विड्रॉल करने की कोशिश की, तो 10,000 तो आपके यहाँ पर थे और 20,000 तो अभी, तो ये क्या करेगा, स्विप पुल कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिस्टम ऑटोमेटिक जैसे ही आपने विड्रॉल दिया और विड्रॉल किया 20,000 यहाँ से ले लेगा और 10,000 यहाँ से ले लेगा, तो वो हो गया स्विप पुल और वो डेबिट हो जाएगा। इस तरह उसको दोनों फायदा होता रहेगा। तो ये चेंज होता रहेगा। अगर ये कंडीशंस लगाती गई बैंक द्वारा स्विप पुल स्विप पुश, तो जितने की लिमिट लगाई गई है उसके हिसाब से अमाउंट आपके अकाउंट में आता और जाता रहेगा। ऑनलाइन टू कैटर फॉर नॉन कस्टमर जनरेटेड ट्रांजेक्शन्स। ऑनलाइन का मतलब तो यही है कि सबको पता है नॉन कस्टमर जनरेटेड ट्रांजेक्शन्स जब ऑनलाइन के थ्रू हम करेंगे तो ये इस तरह होता है। दोस्तों इसी के साथ ये जो हमारा यूनिट था 9 बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स, इसका पार्ट 1 समाप्त होता है। इसके आगे हम जो है हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन है जिसे हम CBS बोलते हैं, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, लाइक करिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप मेरे चैनल CIB IT with me टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू।